हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से प्रीवियस ईयर में 2009 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए, जिसमें ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल, सारे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस, ये 2013 में आया हुआ है। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, नाइदर द इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर द मैग्नेटिक फील्ड। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखिएगा, जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, तो वह कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, तो बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इसका आंसर होगा। मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस, मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों, यही क्वेश्चन रेस्ट चार्ज के लिए आ जाता, तो रेस्ट चार्ज के लिए रेस्ट चार्ज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ये दोनों चीजें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये दिमाग में आपको रखना है। तो मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, स्टेशनरी चार्जेस प्रोड्यूस करेंगे ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं बच्चों। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करंट इज डिस्कवर्ड बाय। अब मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, जब कंडक्टर में करंट फ्लो कराते हैं और उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, मैंने कहा ना कि किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो गया। इसी फिनोमेना को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, इसकी डिस्कवरी किसने की, आपसे यह पूछा गया। तो इसकी डिस्कवरी ओरस्टेड साहब ने की। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2010, 14, 24 तीन बार आया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन है बच्चों, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट चाहिए, तो बच्चों हम यहां पर एक लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूले का यूज करके यूनिट निकाल सकते हैं। F इज इक्वल टू ILB, B इज इक्वल टू F बाय IL। प्यारे विद्यार्थियों, फोर्स के लिए न्यूटन होता है, करंट के लिए एम्पियर होता है, लेंथ के लिए मीटर होता है। तो फॉर्मूला हो गया न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या फिर न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया आपका न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है। ठीक, और क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए? तो मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट आपकी टेस्ला होती है, CGS यूनिट इसकी गाउस होती है। ठीक, और भी कोई यूनिट होती है क्या? तो हाँ, बिल्कुल होती है। एक यूनिट और होती है बच्चों, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो CGS यूनिट इसकी गाउस है, SI यूनिट में आप टेस्ला लिखिएगा, या फिर न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। और एक यूनिट और है जिसको मैं अभी यहाँ अदर यूनिट लिख देता हूं, जब आपका फ्लक्स गिवन हो उस फॉर्म में पूछे तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। यानी कि ये यूनिट्स अलग अलग आपके दिमाग में होनी चाहिए जो कि मैग्नेटिक फील्ड की हैं। तो यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, तो न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स टेस्ला गाउस वेबर पर मीटर स्क्वायर। आपको ऑप्शन में जो भी मिल जाए वो लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राइट द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये 2024 में पूछा, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा भाई। आपको करंट को जो मेजर करता है, तो प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास तीन डिवाइस हैं जो आपको याद होने चाहिए। आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी दे रहा हूं, इसके साथ साथ कुछ जो एक्स्ट्रा जानकारी है वो भी मैं आपको दे रहा हूं, तो ध्यान में रखिएगा। एक बच्चों गैल्वेनोमीटर होता है। अब गैल्वेनोमीटर क्या काम में आता है? तो गैल्वेनोमीटर मुख्यतः हम काम में लेते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट का पता लगाने, या फिर आप उसका उपयोग करते हैं प्रेजेंस ऑफ करंट का पता लगाने में। हम इसका प्रेजेंस ऑफ करंट हम देखना चाहते हैं कि भाई इसमें इंस्ट्रूमेंट जो वायर हैं या जो भी है सर्किट है,
सर्किट में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये पता लगाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका वोल्ट मीटर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए कि वोल्ट मीटर हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम में, ठीक, ईएमएफ भी इससे मेजर किया जा सकता है। हालांकि ईएमएफ बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ इससे मेजर नहीं किया जा सकता है, इसीलिए हम पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा करेक्ट आंसर। उसके बाद एक और इंस्ट्रूमेंट है जो है आपका एमीटर, और एमीटर बच्चों आपके यूज में आता है करंट मेजर करने। ये अपने को 3 डिवाइस याद रखना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एमपी बोर्ड के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर किस काम में आता है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट या फिर प्रेजेंस ऑफ करंट का पता लगाने में। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस या फिर ईएमएफ मेजर करने में। एमीटर, तो एमीटर करंट मेजर करने में आते हैं। इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ रहे हैं ये सब डीसी वोल्ट मीटर हैं, डीसी एमीटर हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका, द वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्ट इन इलेक्ट्रिक सर्किट in an electric, sorry, the voltmeter is always connected in blank है इलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये जो है प्यारे विद्यार्थियों, ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्यारे विद्यार्थियों, हमको ये पता होना चाहिए कि जब वोल्टमीटर जो आपका है, जब हम वोल्टमीटर बनाते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, बनाया आपने। तो जब आप गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाते हैं तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन में हाई रेजिस्टेंस का वायर ऐड करते हैं, ध्यान रखिएगा, हाई रेजिस्टेंस का वायर जोड़ते हैं। और जब आप हाई रेजिस्टेंस का वायर जोड़ देते हैं गैल्वेनोमीटर के, अब आपने हाई रेजिस्टेंस का वायर सीरीज में जोड़ दिया, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि सीरीज में एक तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस खुद, एक हाई रेजिस्टेंस आपने जोड़ दिया, दोनों ऐड हो गए, तो जो आपका वोल्टमीटर है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया। अगर आप इसे सीरीज में जोड़ेंगे तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, जो वोल्टमीटर है ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, द वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इलेक्ट्रिक यहां पर रॉन्ग होना चाहिए। तो द वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्यों जोड़ते हैं उसका रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि अगर इसको आप सीरीज में जोड़ देते हैं वोल्टमीटर को, तो जो सर्किट का जो है रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, और बहुत ज्यादा होने की वजह से उस वोल्टमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो वोल्टमीटर हमेशा कैसे जोड़ना है भैया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। एमीटर इज कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब जब आप हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर जब आप पढ़ते हैं, तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर मिलता है। जब हम गैल्वेनोमीटर को बनाते हैं, तो हम गैल्वेनोमीटर को बनाने के लिए इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में शंट जोड़ते हैं। शंट मींस लो रेजिस्टेंस वायर। जब लो रेजिस्टेंस वायर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, तो आप ये देखते हैं कि जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, यानी कि एमीटर का जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लो हो जाता है। अब जब बहुत ज्यादा जो आपका करंट जो रेजिस्टेंस है लो हो गया, अब आप इसे मान लो आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। पैरेलल में कनेक्ट करने से और ज्यादा पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो उससे होगा ये कि आपकी कोयल बर्न हो सकती है, जो आपकी निडल है वो ब्रेक हो सकती है। तो इन सब से बचने के लिए, इन सब से बचने के लिए, ठीक है, इन सब से बचने के लिए एमीटर को ऑलवेज सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाए, ठीक है। एन एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये 2021 में पूछा गया, ठीक है, क्योंकि आंसर मिल गए आप लोगों को। वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में जोड़ना है, एमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ना है, ठीक।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए सोलेनॉइड कैरिंग करंट बिहेव लाइक अ, तो ये 2009 और 22 में पूछा गया। तो बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। सोलेनॉइड जो है किस तरह का बिहेवियर रखेगा, अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ये भी अपने को दिमाग में लेकर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ये 2012 में आया क्वेश्चन। अब मैग्नेटिक मोमेंट की अगर बात करो तो मैग्नेटिक मोमेंट का बच्चों फॉर्मूला होता है करंट इनटू लेंथ। तो प्यारे विद्यार्थियों, करंट के लिए आप एम्पियर यूज करेंगे, लेंथ के लिए मीटर यूज करेंगे, तो प्यारे विद्यार्थी हो गया एम्पियर मीटर। तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट हो गया एम्पियर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ व्हाट मटेरियल, ये 2019 में पूछा गया। प्यारे विद्यार्थियों, तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं वो सॉफ्ट आयरन के बनाए जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो बनते हैं वो सॉफ्ट आयरन के बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की स्ट्रेंथ को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैग्नेटिज्म तब तक बना रहता है जब तक उसमें करंट फ्लो हो रहा है। जैसे ही करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो किसके बनते हैं बच्चों, तो सॉफ्ट आयरन के बनाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल मूविंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज, ये 2020 में पूछा गया। भाई कोई फोर्स चार्ज पार्टिकल मूविंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, आपका चार्ज है कोई जो कि आपका मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर एक फोर्स वर्क कर रहा है। मान लो कि ये आपका चार्ज क्यू है और ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, तो ठीक इसके परपेंडिकुलर एक फोर्स वर्क करता है और बच्चों उस फोर्स का नाम है लोरेंज फोर्स। ठीक है, लोरेंज फोर्स बोलते हैं उसको। तो कौन सा फोर्स होता है, लोरेंज फोर्स। फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये अपने को नॉलेज में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, लोरेंज फोर्स ऑन अ स्टेशनरी चार्ज इन एनी मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, ट्रू या फॉल्स। चार्ज कैसा है आपका बच्चों, स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा है, यानी इट मींस वेलोसिटी जीरो है। स्टेशनरी है, वेलोसिटी जीरो है। F is equals to QVB sin थीटा एंड साइन जीरो की जो वैल्यू होती है प्यारे विद्यार्थियों, साइन जीरो की वैल्यू जो होती है जीरो होती है। तो QVB इंटू जीरो, तो प्यारे विद्यार्थियों जो फोर्स हैं यहाँ पर क्या है, जीरो है। तो बात सही है ना कि द लोरेंज फोर्स ऑन स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल इन एनी मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, तो ये ट्रू है। ये 2024 में क्वेश्चन सारे बहुत सिंपल आते हैं बोर्ड के अंदर, केवल आपको उसकी जो मूल भावना है उसको समझना है, आपका हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आया था, डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर बाय बायो-सावर्ट्स लॉ, यूज इट टू डिफाइन 1 एम्पियर। बायो-सावर्ट्स 24 में आया, 19 में आया, 20 में। ठीक, देखो 2019 से पहले एमपी बोर्ड का अपनी बुक होती थी, पर 2019 के बाद बोर्ड ने जो है 19 से एनसीईआरटी को अपना लिया और तब से जो पेपर आ रहे हैं, तो आप 2019 से लगा के 2024 तक में जो प्रश्न पूछे गए उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। ठीक है, उससे आपको पैटर्न पता पड़ेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर बाय बायो-सावर्ट्स, अब बायो-सावर्ट्स लॉ बताना है। ठीक, तो प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास एक कंडक्टर है। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया कि डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। इस कंडक्टर के अंदर मैं मान के चलता हूं कि आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, समझिएगा बड़े ध्यान से, नोट्स सारे आपको इसी में मिल जाएंगे। ठीक, आपको ऐसी व्यवस्था अब हमने कर दी है कि आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, एग्जाम में लिखने जैसा है ना।
तो पूरा फोकस करिए समझने पर। क्या है, वायर है, वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। इस पर एक स्मॉल एलिमेंट लेना है, एलिमेंट बहुत छोटा लेना है, तो यहां पर हमने डीएल लेंथ का एक एलिमेंट ले लिया। इस एलिमेंट से आर डिस्टेंस पर यहाँ एक पॉइंट पी ले लेते हैं और यहां आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना। आप समझो, करंट इस वायर में ऐसे हो रहा है जैसे ये आपका थंब है, इसके ऊपर ऐसे रख दो आराम से। अब आपकी उंगलियां ऐसे घुमाओ, तो आपकी उंगलियां देखो आपकी कॉपी के अंदर जा रही है। आपका जैसे कॉपी में बना हुआ था, आप उंगली रखेंगे, पेन अंगूठा रख दीजिएगा, आप जैसे वायर है उसमें करंट की डायरेक्शन पर अंगूठा रख दीजिए। अब उंगलियों को ऐसे मोड़िए, तो आपकी उंगलियां बोर्ड के अंदर या कॉपी के अंदर जाती हुई दिख रही है, यानी कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आपका इनसाइड होगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड आपका इनसाइड हो तो आप वहां बनाइएगा बच्चों क्रॉस, ठीक। ये यहां तक की कहानी। तो हमने जो किया, हमने क्या किया बेटा, हमने ये किया, देखो कंसिडर किया, लेट ए बी अ कंडक्टर, ये ए बी कंडक्टर हो गया, आई इसमें करंट फ्लो हो गया ये, ठीक। लेट द कंडक्टर इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एलिमेंट, छोटे छोटे भाग जैसे डीएल अपन ने दिया। द लेंथ ऑफ सच ए स्मॉल एलिमेंट, इस एलिमेंट को जो नाम दिया सी डी, इज डीएल। ए पॉइंट पी इज सिचुएटेड एट द डिस्टेंस आर, इस पॉइंट पी है, ठीक है। और यहां जो एंगल बना वो एंगल बच्चों हो गया आपका थीटा। बाय बायो-सावर्ट्स लॉ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट अ पॉइंट पी। अब क्या होगा वो एक एक चीज अपन समझेंगे। अब समझो, हमारे पास जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में हमने आई करंट फ्लो कराया, तो एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि जितनी ज्यादा करंट होगा वायर के अंदर, उतना ज्यादा उसके अराउंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। पहली कहानी समझिएगा आप, एक एक चीज को ध्यान से समझो। भाई कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने से उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। तो जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। पहली चीज दिमाग में रखिएगा, सारे आपको ए टू जेड याद हो जाएगा। बायो-सावर्ट्स का लॉ बहुत ज्यादा सिंपल है, पर ध्यान से समझना बस, ठीक। दूसरी बात, जो एलिमेंट है, अब जितना इसमें सबसे मुश्किल यही काम है कि एलिमेंट को ढूंढना। तो जो एलिमेंट है, जो स्मॉल एलिमेंट है, उसके भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड। तो स्मॉल एलिमेंट पे भी डिपेंड करेगा, स्मॉल एलिमेंट जितना होगा उसके अकॉर्डिंग आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। दूसरी जो डिस्टेंस है, अब आप मान लो ये वायर है, अब इस वायर के आप यहाँ पास में देखोगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप दूर जाओगे, यहां से यहाँ आ गए आप, अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो गया क्योंकि खींचने वाला दूर हो गया ना। आप नहीं समझो कि मैग्नेटिक फील्ड एक टाइप से रस्सी से बंधा हुआ है। अब ये वायर जो है इससे एक रस्सी है, अब ये रस्सी से कोई भी चीज बंधी हुई तो आप उसको कब तक खींच सकते, यहाँ पास में ज्यादा स्ट्रांगली खींचोगे, दूर तो आप उसको खींचने में आपको ज्यादा तकलीफ आएगी। तो जैसे 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 आपकी डिस्टेंस आपकी बढ़ती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड आपका कम होते जाएगा। एक और एंगल पे भी डिपेंड है, ये जो एंगल थीटा है इस पे भी डिपेंड है। तो अगर इसके आप कंपोनेंट करते हैं तो ये साइन वाला आ जाता है, साइन थीटा इसके साथ इधर। तो जो साइन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एक एक पॉइंट को अपन ने समझा। सबसे पहला पॉइंट मैंने जो बताया आपको कि जो मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई, यानी मैं ये कह रहा हूं कि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उसमें प्रोड्यूस होगा, डीबी प्रोपोर्शनल टू आई। नेक्स्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ डी एल ऑफ एलिमेंट, और जो लेंथ है उसके एलिमेंट की उसके भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है भैया। नेक्स्ट है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन, तो जो साइन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डीबी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। चौथी बात मैंने आपसे कही कि जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है, डिस्टेंस के स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम पॉइंट पी। पहली बात मैंने कही करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दूसरी मैंने कही एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तीसरा मैंने कहा साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चौथा मैं कह रहा हूं कि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एग्जाम में भूल जाओ तो कैसे याद रखना,
कि यार सर ने कहा था जितना ज्यादा करंट आएगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। हाँ, तो करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, यानी डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। फिर डीएल इससे संबंधित है भाई, लेंथ है, लेंथ से संबंधित है, तो लेंथ जितनी ज्यादा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, स्मॉल लेंथ है ना, डीएल जितना ज्यादा। अब डीबी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, तो ये एंगल पर भी डिपेंड करेगा, है ना। चौथी बात डिस्टेंस, मैंने कहा जैसे जैसे आप वायर से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड आपका कमजोर होता जाएगा, और जैसे बहुत ज्यादा दूरी पे जाएंगे तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इसका मतलब जो लेंथ के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये चारों पॉइंट हैं और चारों को अपन क्या कर दें, कंबाइन कर देंगे। इन चारों जो हमने पढ़ी चीजें, डीबी प्रोपोर्शनल टू आई, डीबी प्रोपोर्शनल टू डीएल, डीबी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा और डीबी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो प्यारे विद्यार्थियों इन चारों को हम क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। कंबाइनिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड, चारों को कंबाइन करोगे तो डीबी प्रोपोर्शनल आई डीएल साइन थीटा बाय। ठीक है बच्चों, अब प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, और जो इस कांस्टेंट की वैल्यू है वो सिस्टम पे डिपेंड करती। तो एसआई सिस्टम में अगर आप जाते हैं, एसआई सिस्टम में आप जाते हैं, एक सेकंड, इन एसआई सिस्टम, तो एसआई सिस्टम में के की वैल्यू होगी बच्चों म्यू नॉट बाय, और इस म्यू नॉट बाई 4 पाई की जगह आप 10⁻⁻1 भी लिख सकते। फर्स्ट चैप्टर में आप जैसे कूलम्ब्स लॉ पढ़ते हैं वैसे ही यहां पर बायो सावर्ट्स लॉ है, बहुत सरल है, एग्जाम में आता भी है। ठीक है, बायो सावर्ट्स से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। देखिए आप, ये क्वेश्चन जो है आपका, अगर बात करें तो ये 2014, 19 और 20 3 बार आया है ना, तो ये आ सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा था कि भाई डिफाइन 1 एम्पियर, इससे रिलेटेड है ना, इससे सहायता से। तो अब हमारे पास ये जो है पूरा dB इज इक्वल टू 10⁻⁻7 आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, इसका यूज करके अपन 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे। डीएल को आप क्या करो, 1 एम्पियर कंसिडर कर लो, आर इज इक्वल टू 1, और साइन थीटा जो है आपका इसके इक्वल में आप इसको लिख दो 1, यानी कि थीटा जो है आपको लेना है 90 डिग्री। अब समझो आप, जो डीबी है देखिए, मेरे पास फॉर्मूले में यहाँ देखें कि 10⁻⁻7 है, आई को 1 एम्पियर ले रहे हैं, डीएल को भी आप 1 ले रहे हैं, और साइन थीटा को 1 ले रहे हैं, और डिस्टेंस आर को भी आप 1 ले रहे हैं। सब चीजें आपकी 1 हो गई। ठीक, डी आई आपका 1 हो गया, देखिए आई 1 एम्पियर है ना, डीएल 1 मीटर, आर 1 मीटर, साइन थीटा 1 है ना। तो जो डीबी है अब वो हो जाएगा आपका 10⁻⁻7, आई का यहाँ पर मिसिंग है, आई 1 है। तो देन द फोर्थ ऑफ इक्वेशन, जो इक्वेशन एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 10⁻⁷ आइडियल साइन थीटा, सारी वैल्यू 1 है। ठीक है, ये डीबी के इक्वल है, माफी चाहता, तो 10⁻⁷ वेबर पर मीटर। यानी कि अगर कोई कंडक्टर है उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, और जो स्मॉल एलिमेंट है वो 1 मीटर का है, और जो आर डिस्टेंस पर आप निकाल रहे हैं, और जो थीटा है आपका 90 डिग्री है ना, ये जो एंगल है आपका 90 डिग्री है, क्योंकि साइन 90 होता है तभी वैल्यू 1 हो सकती है। तो जो डेफिनेशन बनती है बच्चों आपकी, ये बनती है, a 1 ampere of current is that current which produces a field कितनी 10⁻⁷ वेबर per meter square at the center of the conductor of length 1 meter kept in form of arc of a circle of radius 1 meter। ठीक है, तो ये आपको इसका 1 एम्पियर की डेफिनेशन यहाँ से इसकी हेल्प से आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
राइट द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट्स लो। बच्चों बायो-सावर्ट्स लो जब आपने पढ़ा तो आपको बायो-सावर्ट्स लो पता चला कि dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर। अब मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं नंबर लूटने की, 2 नंबर लूटने की टेक्निक है ये। देखो आपको कुछ नहीं आया समझ में और वेक्टर फॉर्म लिखना है। अब आपको कुछ चीजें बेसिक सी जानकारी है कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो वेक्टर क्वांटिटी। चलो भैया बहुत बढ़िया बात। करंट स्केलर होता है, ठीक। अब हमारे पास यहां है डीएल साइन थीटा। अभी इनको मैं सही लिख रहा हूं, पूरा ऐसा कैसा लिख दो। अब जो डिस्टेंस है बच्चों उस डिस्टेंस के ऊपर टोपी लगा के बिठा दो, यानी कि यूनिट वेक्टर। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप ये टाइप लिख दें, ठीक। पर अगर आप थोड़ा सा जानकारी रखते हैं, थोड़ी सी जानकारी रखते हैं तो एक स्टेप और आगे बढ़े। म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं आर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। मैग्नीट्यूड ऑफ आर का मतलब आर ही हो गया। तो बच्चों म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा, आर और आर मिलाकर हो गया आर क्यूब। अब इसको आप पूरी अच्छे से अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। ये हो गया बच्चों आपका वेक्टर फॉर्म। पर कोई बच्चा ये लिखता, आप पूछोगे सर नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। पर जो मैरिट का स्टूडेंट है वो पूरी बात, वो तो वैसे लिखेगा भी है, पर जो कमजोर बच्चे हैं वो इस तरह से भी कर दें तो भी काम चल जाएगा। तो अपने को सीखना है कि नंबर कैसे बटोरना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है बच्चों ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो आपको क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। क्या जानना चाहता है आपसे वो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जानना चाहता है। प्रोड्यूसेस एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, और सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जानना चाहता है। बहुत बढ़िया बात। कब पूछा, 2000, 2001, 2, 4, 5, 6, 15, बहुत बार आया। पर देखते हैं क्या है। तो हम कंसिडर करें, पहले सर्कुलर कोइल का बोला है तो सर्कुलर कोइल कंसिडर करेंगे, फिर उसमें बोला है कि भी करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल का कंसिडर करना है, फिर उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो चलो कंसिडर तो कर लिया। क्या कंसिडर किया कि कंसिडर सर्कुलर कोइल ऑफ रेडियस आर विथ एन टर्न करंट कैरिंग, है ना। तो बच्चा हमारे पास एक सर्कुलर कोइल लेने की कहा गया, ले लेते हैं। ये रही हमारी सर्कुलर कोइल, ठीक। सर्कुलर कोइल को वाइट कर देते हैं थोड़ा सा। चलो थोड़ी सी थिकनेस बढ़ाएं, क्या थोड़ी सी मोटी कर देते भैया। पर्याप्त हो गया काम, ठीक। चल हमारे पास करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल हमने ले ली, ठीक है बच्चा। कंसिडर ए सर्कुलर कोइल रेडियस आर, आर रेडियस, सेंटर ओ ले लेते हैं यहां पर, ओके। करंट आई फ्लो हो रहा है कोइल के अंदर, ये कोइल इस तरह से बनी है ना। अब यहां से आई करंट गया, कोइल में आई करंट घूमा ऐसे, ठीक है, इधर घूम के इधर आई करंट, और यहां से लीव करेगा, ठीक। ये वाली कहानी है। उसके बाद हमें चाहिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ, है ना। अब किसकी वजह से, क्योंकि बायो-सावर्ट्स के लॉ ने हमें सिखाया कि जो आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना जानते हैं वो स्मॉल एलिमेंट की वजह से जानते हैं। तो बच्चों हमने क्या किया कि पूरी कोइल पर छोटे 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 डीएल डीएल लेंथ के स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिए। तो मैंने यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डीएल। इस डीएल एलिमेंट की वजह से इस सेंटर पर, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है। तो ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, है ना। तो द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, किसकी हेल्प से निकाल रहे हैं बच्चों, बायो-सावर्ट्स का लॉ। तो बायो-सावर्ट्स का लॉ याद आ गया, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा
बाई आर स्क्वायर। चल, करंट तो आपका दिखाई दे रहा है, यही रहेगा भैया, करंट में तो कोई समस्या ही नहीं है, करंट तो यही से आई करंट है, रेडियस आर है, डीएल लेंथ अपन ने वही ली है, चीजें तो सारी वही है, केवल थीटा बदल रहा है। थीटा यहाँ कितना बनता है, तो बच्चों यहाँ 90 डिग्री बनता है। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन 90 बाई आर स्क्वायर। साइन 90 की वैल्यू बच्चों होती है आपकी 1, तो हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर। बच्चों एक चीज और मैंने इसमें कंसीडर की हुई है, एन टर्म, तो आप यहां पर क्या करो, एन डीएल कर दो या एन आइडियल कर लो, कोई दिक्कत। तो एन नंबर ऑफ टर्न भी इसमें आपने जोड़ दी। ठीक, अब एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई एन आइडियल बाई आर स्क्वायर है। पर मुझे तो एंटायर कोइल के लिए चाहिए, पूरी कोइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और जब पूरी कोइल के लिए चाहिए तो ये जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट इसमें आपने बनाया है उन सब एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, उन सब एलिमेंट को जोड़ना पड़ेगा। तो इन सबका सम करना पड़ेगा, तो जितने भी छोटे 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 एलिमेंट सबका सम कर दो, समीशन कर दो, तो इन सबको जोड़ लेते हैं। पहले यहां तक की प्रोसेस एक बार समझो। हमें सर्कुलर कोइल लेनी है, ठीक, उस सर्कुलर कोइल पर स्मॉल एलिमेंट लेना है डीएल। अब उस स्मॉल एलिमेंट की वजह से हमें सेंटर पे चाहिए था, तो बायो-सावर्त का लॉ लगा दिया, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई एन आइडियल बाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास 90 डिग्री है, वो पुट कर दिया, ये वैल्यू आ गई साइन 90 की वैल्यू 1। अब बच्चों मुझे एंटायर कोइल के लिए चाहिए, तो मैंने इसका क्या करना, एंटायर कोइल के लिए चाहिए तो क्या कर देना है, सम कर देना है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द एंटायर कोइल, तो क्या हो जाएगा बच्चा, डीबी सिग्मा म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल एन आइडियल है ना बाय आर स्क्वायर। बच्चों म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट, समीशन से बाहर, पता चल गई क्यों कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू 10⁻⁷ होती है। एन नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट बाहर, करंट कोइल में जो फ्लो हो रहा है वो भी कांस्टेंट बाहर, रेडियस सर्कुलर कोइल की कांस्टेंट बाहर, केवल डीएल बदलेगा क्योंकि डीएल छोटे 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 एलिमेंट है। और जब छोटे छोटे एलिमेंट को मिलाकर पूरी कोइल घूम गया, क्या घूमे, सर्कल घूमे, और सर्कल की पूरा घूम गया मतलब क्या घूमे, सर्क्यूमफ्रेंस। और सर्क्यूमफ्रेंस का फार्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे, बोलो जल्दी करो, ये होता है बेटा 2 पाई आर। ठीक, तो इस आर से ये आर स्क्वायर, स्क्वायर वाला कैंसल पोर्शन, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, एक काम करो पाई से पाई भी कैंसल और 2 से 2 2 4, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर, टेस्ला तकला डीबी का सिग्मा डीबी को क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। बहुत मस्त डेरिवेशन समझ में आया होगा, बहुत अच्छा डेरिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कोइल। सर्कुलर कोइल की एक्सिस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये 11 और 18 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं, हमारे पास एक सर्कुलर कोइल ले लेते हैं बच्चों, है ना। सबसे पहले हम एक सर्कुलर कोइल कंसीडर करते हैं। तो हमने एक कोइल ले ली, ठीक, की थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, ठीक। प्यारे विद्यार्थियों अब आप कहोगे कि सर ये सर्कुलर जैसी तो नहीं दिख रही है ना। सही बात भी है आपकी कि ये सर्कुलर जैसी दिखाई नहीं दे रही है, पर बच्चों ये है सर्कुलर कोइल। कैसे हैं, क्योंकि मुझे इस बार चाहिए सेंटर पर नहीं, सॉरी सेंटर पे नहीं चाहिए, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो जब सर्कुलर कोइल को हम देख रहे हैं तो हमें इस टाइप से वो कोइल दिखाई दे रही, हमारे पास उस कोइल का ये वाला भाग है। समझ में आ गई कहानी, जैसे आपकी पूरी सर्कल है तो ऐसा है, तो अब आप उसको ऐसे करोगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा जैसा मैंने बनाया, ठीक।
अब इस सर्कुलर कॉइल की रेडियस है बच्चों आर। ठीक, क्या कंसीडर कर रहे हैं, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप एंड आई इज करंट फ्लोइंग, है ना। इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो हम बच्चों ले लेते हैं आई करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है। ठीक, आई करंट हम लोगों ने इसके अंदर फ्लो, यहां तक भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको इसमें कोई समस्या मुझे तो नहीं दिख रही है। और इसमें स्मॉल स्मॉल पार्ट्स पर आप इसको डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ हमारा एक पोर्शन हो गया इसका ए बी जिसकी लेंथ डी एल होगी, एक दूसरा पोर्शन इधर ले लिया सी डी और जिसकी लेंथ हो जाएगी बच्चों डी एल। ठीक, अब एक काम करते हैं कि हम इसकी एक्सिस पर जो चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल है पर थोड़ा देखना पड़ेगा, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। डायग्राम अगर आप समझ लिए तो बाकी सब चीजें समझ में आ जाएगी। वापस से समझिए, हमारे पास एक सर्कुलर कोइल है जिसकी रेडियस आर है, उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और इसकी ये डीएल लेंथ है। ठीक, और डीएल डीएल करके आपने उसको पूरा ही डिवाइड किया है। इसमें हम बायो सावर्ट फ्लो लगाएंगे और इसका मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। ठीक, पहले इसको ये देखें कि यहां जब आप हैं इस पॉइंट्स पर, है ना, और इस डीएल की वजह से जब आप इसका मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो इस पॉइंट्स पर देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम में बनने में आपको थोड़ा सा समय लग रहा है, एक्यूरेसी आपको आ जाएगी 2 मिनट आप ध्यान से देखेंगे तो एक एक चीजें आपको समझ आएगी। तो बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि जो डीएल लेंथ है, ये डीएल लेंथ का जो वायर है, ये डीएल लेंथ का जो एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, इसकी वजह से हमारे पास मान लो यहाँ एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर हम चाहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट P पर हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चाहते हैं। देखो ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे, बट डायरेक्शन के लिए थोड़ा सा अपने को समझना होगा। आपका जैसे ये करंट फ्लो हो रहा है, करंट इधर जा रहा है, डीएल की डायरेक्शन वही होगी जो करंट की डायरेक्शन होगी। नंबर एक बात ध्यान रखना, डीएल की डायरेक्शन वही मानी जाएगी जो करंट की डायरेक्शन होगी। बच्चों आपका करंट ऐसे जा रहा है, कोइल में करंट आपका ऐसे जा रहा है, एरो की डायरेक्शन में देखिए आप। अब जिधर एरो की डायरेक्शन है मैं उस चीज को ऐसे रखा मान लो, और मैग्नेटिक फील्ड मुझे चाहिए पॉइंट पी पर, तो वहां मैंने अपने आप इसको ऐसे रखा। ये जो होगी डीएल की डायरेक्शन और ये आपकी आर, जिसको आप हमेशा आर बोलते हैं, यहाँ कुछ और लेना पड़ेगा क्योंकि आर हमने रेडियस कंसिडर किए। तो जो आर की डायरेक्शन है ये हो जाएगी आपको, वो ज्वाइन कर रहा है आपका एलिमेंट को, आपके एलिमेंट को ज्वाइन करता है आपके पॉइंट से, तो वो वाली डिस्टेंस हो जाएगी। और अब हमने ये कहा था कि जो मैग्नेटिक जो डायरेक्शन होगी हमेशा परपेंडिकुलर होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी डीएल क्रॉस आर के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ये क्लियर हमें याद होना चाहिए कि डीएल और आर का जब प्रोडक्ट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो यहां जब आप देखोगे तो डीएल इधर जा रहा है, डीएल आपका उधर जा रहा है, आर आपका इधर आ रहा है, तो जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर डायरेक्शन आपकी यहाँ ऐसे आपको मिलने वाली है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ऐसे मिलेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात इसकी थी। तो यहां बच्चों हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये बच्चों आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इसको मैंने बोला डीबी। ठीक, यहां एंगल आप लोग ले लीजिएगा थीटा। ठीक, अब सेम प्रोसेस आप इसके लिए भी करोगे, इस वाले एलिमेंट के लिए भी। तो करंट का डायरेक्शन चूंकि अब नीचे की तरफ इस प्रकार से है, तो डीएल का डायरेक्शन ऐसे हैं और आपके जो आ रहे हैं उसका डायरेक्शन ऐसे हो गया। तो इसका भी जो मैग्नेटिक फील्ड है ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में डीबी ऐसे आ जाएगा। ठीक, अब ये वाली कहानी भी क्लियर हो गई। अब ये जो dB है बच्चों, इस dB के हम दो कंपोनेंट करेंगे, जब आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे उस समय करेंगे। तो मैं दोबारा इस डायग्राम पर आऊंगा, पहले अब हम dB निकाल लेते हैं। तो जब dB हम निकालते हैं तो अब हमें ये पता चल गया कि dB निकालने के लिए इस dl एलिमेंट की वजह से निकालना है,
इस डिस्टेंस को हम क्या दे दें, इसको हमने आर दे दिया, तो ये जो ओ से इस पॉइंट को हम पी बोल रहे हैं, तो ओ से पी तक की डिस्टेंस ये वाली एक्स हो जाएगी। तो ये वाली बच्चों आप ए डिस्टेंस दे दो इसको हमने यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ए मान ली। मतलब अब आप जिसको आर बोलते थे वहां पर बायो सावर्ट्स लॉ में, वो आर आपका ए है। थोड़ा सा इस तरह से अपन चीजों को समझेंगे। तो जो डीबी है हमारा बच्चों, वो हो गया डीबी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल। अब साइन थीटा कितना है आपका, तो 90 डिग्री हो रहा है, बाय आर स्क्वायर की बजाय हमारे पास ए स्क्वायर हो गया। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल बाय ए स्क्वायर। ये इक्वेशन आपकी आ गई। ठीक, अब हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो हमें करना ये पड़ेगा कि ये जो डीबी हैं दोनों ही हर एलिमेंट के लिए, तो इन डीबी के कंपाउंड्स में इनको अपने को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ एक काम करते हैं, ये जो थीटा है इसका थीटा के साथ जो कंपोनेंट आया वो हो गया डीबी कॉस थीटा, इधर जो कंपोनेंट आएगा जो थीटा के साथ नहीं होगा डीबी साइन थीटा। सिमिलर प्रोसेस इसमें यहाँ पर भी जो थीटा के साथ आ गया वो हो गया डीबी कोस थीटा, और जो इसके साथ नहीं आया वो हो गया डीबी साइन थीटा। प्यारे विद्यार्थियों, सारे एलिमेंट में एक बात देखो आप, जितने भी डीबी कोस थीटा ऊपर हैं, जितने भी डीबी कोस थीटा नीचे, सारे एलिमेंट की वजह से, तो इस एलिमेंट का डीबी कोस थीटा इस एलिमेंट के डीबी कोस थीटा कैंसिल कर रहा है, इस एलिमेंट का डीबी साइन थीटा की डायरेक्शन और इस एलिमेंट के डीबी साइन थीटा की डायरेक्शन सेम है। इसी टाइप से इस कोइल पर आप जितने भी डीबी साइन डीएल लेंगे उन सब में यही प्रोसेस होने वाली है, यानी कि सारे डीबी साइन थीटा का सम हो जाएगा और सारे डीबी कोस थीटा कैंसिल हो जाएंगे। तो केवल अब हमारे पास जो बच रहा है नेट मैग्नेटिक फील्ड में डीबी साइन थीटा बच रहा है। तो बच्चों, जो हमने निकाला है अभी, हमने एक वापस से रिपीट कर लिख देता हूं मैं, हमने जो निकाला dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई और आइडियल साइन 90 बाई ए स्क्वायर और म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल बाई ए स्क्वायर, है ना, यही निकाला। तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल का यूज करा हमने और हमने ये पता लगाया कि the direction of magnetic field dB is normal to the containing line joining of element point and the direction of current like the direction of, इनको नाम भी दे दिए हैं कि PM एंड PN जो नाम दिए इनको, ये जो है इसको, ये जो P है एक को PM और एक को PN अपन ने नाम दे देने हैं। ठीक है, तो जो है resolving the magnetic field dB into component parallel and perpendicular axis of the coil, तो component parallel to the axis of यानी dB sin theta और जो perpendicular आए dB cos theta। For perpendicular component dB cos theta the component of the same magnitude is the present of the opposite direction, क्योंकि magnitude सभी का म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर है और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये देखो dB परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, perpendicular axis dB का for each perpendicular component dB का the component same magnitude is present the opposite direction, सभी अलग अलग हैं, hence the sum of all the perpendicular component is 0 and dB constant जितने भी मैंने बोला एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल कर जाएंगे, और जो बचे resultant intensity along the axis of the coil यानी कि dB is equals to जो होगा हमारे पास सिग्मा dB sin थीटा। और बच्चों जितनी भी हमारे पास dB हैं वो वैल्यू आप यहाँ पुट करें, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल बाई ए स्क्वायर साइन थीटा। तो बच्चों आया B इज इक्वल टू सिग्मा म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई ए स्क्वायर। इसमें जो जो कांस्टेंट है उनको बाहर कर लेते हैं, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट है, आई बाई ए स्क्वायर और साइन थीटा ये सब चीजें कांस्टेंट हैं, तो इनको बाहर लिख लेते हैं। तो बच्चा B इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए स्क्वायर और क्या बच रहा है, साइन थीटा, है ना। तो अब जो अंदर क्या बचा, केवल DL DL, पिछली बार की तरह DL DL पूरी सर्क्यूम्फ्रेंस हो जाएगी बच्चों आपकी, पूरा म्यू DL DL मिलाकर। तो
आर रेडियस है आपकी, तो सर्कम्फ्रेंस बच्चे हो गई आपकी 2πr। ठीक, अब हमें साइन थीटा और इस ए स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए बच्चों हम डायग्राम में चलते हैं और देखते हैं। अब डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो थीटा है इसके साथ ये जो साइड है ये इसका बेस हो गई, और 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस यानी ए वाली आपकी हाइपोटेनियस हो गई, और ये आर वाली आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो साइन थीटा अगर चाहिए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी आर बाई ए हो जाएगा। इसमें ए निकालने के लिए अपन इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों चलते हैं वहीं पर और देखते हैं। तो जो साइन थीटा है आपका वो हो गया आपका साइन थीटा जो हो जाएगा आर बाई ए, और पाइथागोरस थ्योरम हो गई ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रिमूव कर देंगे तो रूट लग जाएगा यानी होल पावर 1/2। बच्चों ये सारी जो वैल्यू आई हैं ये वैल्यू अब हम पुट करते हैं। तो जब हम यहाँ पुट करा तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4π आई बाई ए स्क्वायर, और यहाँ सबसे पहले साइन की वैल्यू पुट करें, तो साइन की वैल्यू हो गई आर बाई ए 2πr। तो बच्चा ये हो गई म्यू नॉट बाई 4π, अब हो गया 2π आई आर स्क्वायर बाई ए क्यूब। ठीक, एक काम कर लो, इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर दिया, इस पाई से इस पाई को कैंसिल कर दिया। अब ए की जगह वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया भैया आपका b इज इक्वल टू म्यू नॉट टू ए की जगह आप रखोगे ये, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और इधर क्या आ गया, यहाँ बचा क्या आपके पास, तो म्यू नॉट आई आपका आर। ठीक है, ये आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आ गया, टेस्ला तकला लगा। ठीक, ये थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन था पर ठीक है जैसा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। लोरेंज फोर्स, देखो लोरेंज फोर्स सामान्य है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करें, और मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है मान लो, और वहां पर कोई मूविंग चार्जेस हैं, ठीक है, मान लो कि यहाँ v वेलोसिटी से आपका कोई चार्ज मूव कर रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड भी हो ही गया, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होती है बच्चों वो आपकी इस टाइप से इसके ठीक परपेंडिकुलर होती है, और उसी फोर्स को हम लोरेंज फोर्स बोलते हैं। तो ये हो गया आपका लोरेंज फोर्स। when a charge particle having a charge q moves in a region with constant velocity v where the both electric field E and magnetic field B are present, then experience a net force is called a Lorentz force। तो जो फोर्स हैं वो आपका अगर जो फोर्स है आपका QE, एक तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगा और एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगा जिसको बोलेंगे ये, ठीक है, तो QE प्लस QV क्रॉस B के फॉर्म में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, 2009 में आया। ठीक, इलेक्ट्रिक फोर्स जो F इज इक्वल टू QE, और मैग्नेटिक फोर्स जो अभी हमने देखा F इज इक्वल टू QEB sin थीटा। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन F इज इक्वल टू QE, द इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ चार्ज एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन F इज इक्वल टू QEB, मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ चार्ज, वेलोसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ QVB sin थीटा पूरा लिख लें ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए कि भाई जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की भी इसमें ज़रूरत है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। और क्या हो सकते हैं डिफरेंस, तो डिफरेंस एक और ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट इवन इफ चार्ज इज रेस्ट, चार्ज रेस्ट होता है तब भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, और जब आपका चार्ज रेस्ट में होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई F इज इक्वल टू हम लोगों ने QVB sin थीटा पढ़ा, तो साइन 0 हो जाता है और मैग्नेटिक फोर्स आपका 0 हो जाता है। तो नॉन मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन अ चार्ज पार्टिकल, जब चार्ज मूव करेगा तभी मैग्नेटिक फील्ड आपका लगेगा, तो ये भी ध्यान रखना है।
थर्ड अपन बात करते हैं कि वर्क इज डन इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिस्प्लेसिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर चार्ज को डिस्प्लेस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वर्क डन होगा, और यहाँ अगर आप डिस्प्लेस करते हैं तो नो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड डिस्प्लेसिंग इलेक्ट्रिक चार्ज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अगर आप इसको परपेंडिकुलर ले जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे हैं और मैग्नेटिक फील्ड के ठीक परपेंडिकुलर आप अगर आप चार्ज को मूव करा रहे हैं 90 डिग्री पर, तो कोई आपका जो है नो वर्क इज डन बाय मैग्नेटिक फील्ड डिस्प्लेसिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले जाते हैं तो कोई वर्क डन नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका कि द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन फील्ड परपेंडिकुलर टू इट इज द पैराबोलिक पाथ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और यहाँ द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन द फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इट इज सर्कुलर। इधर सर्कुलर पाथ होता है, इधर पैराबोलिक पाथ होता है, ये भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्टमीटर, ये 2009 में पूछा गया है। एमीटर एक तरफ वोल्टमीटर। इट मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, मैंने पहले भी आपको बताया कि एमीटर जो है करंट मेजर करता है, वोल्टमीटर आपका पोटेंशियल मेजर करेगा। इट मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ सर्किट्स। एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ कॉइल, मतलब कि गैल्वेनोमीटर के साथ अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लो रेजिस्टेंस वायर, जिसको अपन शंट बोलते हैं, वो कनेक्ट करते हैं तो एमीटर बनता है। और गैल्वेनोमीटर के साथ अगर हाई रेजिस्टेंस वायर आप कनेक्ट करेंगे तो जो बनता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, उसको वोल्टमीटर बोला जाता है। तो ये हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ इट्स कॉइल। और क्या है तो भैया इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ इलेक्ट्रिक सर्किट। एमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है, इसका आंसर मैं पहले दे चुका हूं क्यों जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल, ये भी पहले बात चर्चा हो चुकी है। द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर जीरो, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है। इट्स स्केल इज ग्रेजुएटेड इन एम्पियर, इसका जो है स्केल एम्पियर में, और इसका स्केल जो है वोल्ट इसमें वोल्ट में जो होता है, इसका जो है एम्पियर में और इसका वोल्ट मीटर में। ठीक है। स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूला। देखो जैसे ये फर्स्ट चैप्टर से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, जैसे वहाँ कूलम्ब का नियम है, कूलम्ब्स लॉ है, वैसे ही यहाँ बायो-सावर्ट्स लॉ है, जैसे वहाँ गाउस लॉ है, वैसे ही यहाँ एम्पियर सर्किटल लॉ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये लॉ ये बोलता है कि भाई एम्पियर सर्किटल इट सेड दैट इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू द म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट आई इनक्लोज्ड बाय द पाथ, है ना। जो टोटल करंट पास हो रहा है वायर में से, कोई वायर है और उसमें जो अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, उसका जो लाइन इंटीग्रल है उसमें से जो आई करंट फ्लो हो रहा है उसका म्यू नॉट टाइम्स होता है। ये अपने को याद रखना है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, ये एम्पियर सर्कुलर लॉ ये 2024 में आया। पहले इसको बहुत ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन की श्रेणी में आप लोग रख सकते हैं, क्योंकि ये 2019 से पहले एमपी बोर्ड के सिलेबस में नहीं थी, ये चीज़ें अभी आई हैं, तो इसीलिए आई हुई तो एक आध बार ही आई है। एक न्यूमेरिकल आया लास्ट ईयर 2024 में कि एज सोलेनोइड ऑफ लेंथ 2 मीटर 100 टन्स कैरिंग करंट 10 एम्पियर, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। ठीक, एक सोलेनोइड की लेंथ आपको दी हुई है, 2 मीटर लेंथ का सोलेनोइड है, उसमें जो नंबर ऑफ टर्न है 100 टर्न्स कैरिंग अ करंट आपका 10 एम्पियर है। अब हमें चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI होता है। ठीक, अब ये जो 100 टर्न्स कैरिंग करंट, यानी टोटल टर्न इसमें अपने को 100 टर्न्स दिए गए हैं। ठीक, और हमारा जो फार्मूला है इसको इस तरह से आप लोग म्यू नॉट NI बाय
ठीक है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक, इस तरह से अपन इसको करेंगे। तो म्यू नॉट की जो वैल्यू है वो है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न हो गए बच्चों आपके 100। करंट इसमें जो फ्लो हो रहा है वो 10 एम्पियर का हो रहा है, लेंथ इसकी 2 मीटर, ठीक। 2 से आप इसको कैंसिल कर देंगे, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। अब 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, 10⁻, देखो -7, 7 में से 2 प्लस माइनस -5 और ये एक 1, तो 10⁻⁻⁴। 2 का इंटू 8 2 6.28 10⁻⁻⁴ तकला। ये बच्चों आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये 24 में पूछा गया। एक फॉर्मूला याद होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का, तो आसानी से आप लोग इसको निकाल सकते। ये आपका गिवन हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी न्यूमेरिकली था। along straight wire current carrying a current 30 ampere, calculate the magnitude of magnetic field at 30 centimeter from a wire। हमारे पास एक लॉन्ग वायर है, उस लॉन्ग वायर में 30 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और उससे 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। केवल मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं निकालना। तो बच्चों करंट आई हो गया आपका 30 एम्पियर और आर है आपका 30 सेंटीमीटर। केवल न्यूमेरिकल में एक चीज याद रखना है कि यूनिट सब सेम होनी चाहिए। तो 30 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदल लें तो 10⁻², ठीक, ये हो गया मीटर। अब मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए, तो μ0/4π 2I/r, ये याद रखें आप, बहुत आसानी से याद रह जाएगा। μ0/4π की वैल्यू होती है 10⁻⁷, 2 इंटू आई की वैल्यू हो गई 30 और आर की वैल्यू हो गई 30 इंटू 10⁻²। इस 30 से ये 30 का जीवन खत्म। अब 2 इंटू 10⁻⁷ और ये 10⁻² ऊपर चला जाएगा प्लस में, तो बच्चा ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁵ तकला टेस्ला। बहुत अच्छा क्वेश्चन था प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। बोर्ड में हमेशा सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग केवल टेक्निकली एमपी बोर्ड में जो न्यूमेरिकल आते हैं उनमें केवल आप फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल एमपी बोर्ड में नहीं आते हैं। तो आप लोग इनको ध्यानपूर्वक करिए, इनके जैसे और भी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करिए, तो आपको बोर्ड में इनमें से सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।